नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्स से शख्सियत साधना न्यूज का ये प्रयास है। इसको प्राइम टाइम पर हम इसलिए दिखाते हैं कि आम आदमी से वो शख्सियत बनता है तो लोगों में ये गलतफहमी रहती है कि ये सफलता अचानक मिल गई है, लेकिन सफलता के पीछे कठिन परिश्रम होता है, सफलता के पीछे संघर्ष होता है, उनकी शिद्दत के साथ की गई मेहनत होती है, उससे सफलता मिलती है। और अगर शख्सियत कोई बनता है तो वो कैसे बनता है, ये उनके किस तरीके के उनके कार्य होते हैं, कैसे संघर्ष किया है, ये हम अपने देश के दर्शकों को बताना चाहते हैं। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और लंबा अनुभव रखने वाले उमाशंकर भार्गव जी हैं, जो अभी वर्तमान में रायसेन जिले के कलेक्टर हैं और इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के बहुत सारे संभागों में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। आपको बहुत सारा अनुभव है, लेकिन आम आदमी को ये संघर्ष यात्रा में हम ये बता सकें, एहसास करा सकें कि ये कैसे हुई है। आइए हम आपका परिचय कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हमारे दर्शकों को मैंने बताया, आपकी जो यात्रा है उस यात्रा में चूंकि आज आप कलेक्टर के रूप में बैठे हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी संघर्ष के संस्मरण होंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये सफलता अचानक नहीं मिलती है, जो स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती है, उसमें आज किस तरीके से महसूस कर रहे हैं और आपको जो सफलता मिली है उसमें हमारे दर्शकों को आपके संस्मरण बताएं। उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा शुरुआत से बताना चाहूँगा आपको। मैं मूल रूप से ग्वालियर जिले का रहने वाला हूँ। वह एक छोटा सा हमारा गांव है, उस गांव का नाम है सिंघारन। हमारे यहाँ उपाध्याय जी उस समय 8वीं क्लास तक स्कूल हुआ करता था। तो मेरी 4th तक, जो मेरी 4थी क्लास तक की, जो हमारी 4th तक की जो एजुकेशन है वो मेरे गाँव की है। मेरे फादर चूँकि पटवारी थे और ग्वालियर जिले से नज़दीक लगा हुआ शिवपुरी जिला है, नरवर तहसील है, जहाँ वो जॉब करते थे। हम 4th तक पढ़ाई करने के बाद अपने पिताजी के साथ चले गए नरवर में, वहाँ पढ़ाई करने चले गए। मदर हमारी गांव में ही रहती थी क्योंकि मेरी खेती वगैरह थी। तो हम अपने 5th क्लास में, सोचिए क्या उम्र रहती है, उस उम्र से हम अपने फादर के लिए भी खाना बनाते थे और खुद के लिए भी खाना बनाते थे, स्कूल भी जाते थे। उस समय साइकिल बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। हमारे फादर के पास साइकिल हुआ करती थी और उस समय पटवारी लोग दौरा जाते थे तो 6-7 दिन के लिए गाँव जाते थे, 1 हफ्ते बाद लौटते थे गाँव। हम लोग अकेले रहते थे और वहीं अपना सुबह खाना बनाया, शाम को खाना बनाया, खाया। 5th के बाद 5th से मेरी जो शिक्षा है वो नरवर में हुई 11 तक। इसके बाद फिर मैं ग्वालियर आ गया, चूँकि मेरे चाचा जी लोग ग्वालियर पढ़ते थे, और साइंस कॉलेज से मैंने BSc किया। वहाँ से फिर मैंने MSc किया मैथमेटिक्स में। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्कूल शिक्षा या हायर एजुकेशन में जाऊँ। लकीली उस समय इस कॉलेजों में एडॉक पे पोस्टिंग होती थी, या आप दिन में पढ़ाते थे या पीरियड को पढ़ाते थे तो आपको उसका मानदेय मिलता था। तो मैं लगभग 6-7 महीने तक मैंने साइंस कॉलेज में पढ़ाया, BSc की क्लास पढ़ाई। जब मैं MSc कर रहा था तब भी मैं लगभग 30 से 40 बच्चों को अपने घर पे पढ़ाता था। घर इन द सेंस मैं किराए से लिया हुआ तो वहाँ पढ़ाता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उसमें से पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट जॉब में, एक्साइज में, यहीं पर हैं, कई जगह हैं जो पढ़ रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे पिताजी चूँकि रेवेन्यू में थे, वो बहुत जिद थी कि नहीं भाई आप राजस्व में, आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनो, बड़े अधिकारी होते हैं। मैंने उपाध्याय जी फर्स्ट टाइम PSC दी और पहली बार ही मेरा PSC में सिलेक्शन हुआ डिप्टी कलेक्टर के लिए। हम लोग, आप यकीन मानिए, उस समय ये नहीं जानते थे कि UPSC क्या होता है, क्या परीक्षा देनी, क्या देनी है। बस पिताजी बहुत प्रसन्न हुए कि अब तुम्हें कोई प्रोफेसर ऑफिसर नहीं बनना है और इसी में जाना है। सतना हमारी पहली पोस्टिंग हुई। सतना में 5 साल रहा लगभग। वहाँ पर मेरे एक सहयोगी साथी थे, वो सतना से ट्रांसफ़र होकर नरसिंहपुर चले गए। 5 साल जब उनका फ़ोन आया कि भैया अब चुनाव होने वाले हैं, यहाँ नरसिंहपुर के कलेक्टर साहब हैं, वो आपको बुलाना चाहते हैं, आप आना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊँगा। मेरा उस समय कलेक्टर साहब लोगों के लिखने पर ट्रांसफ़र हो जाया करता था। मलेश श्रीवास्तव सर हमारे कलेक्टर थे, उन्होंने हमारे लिए लेटर लिखा और मेरा नरसिंहपुर में ट्रांसफ़र हुआ। सतना में मैं कई जगह रहा, नागौद SDM रहा, रामपुर बघेलान रहा, नरसिंहपुर गया, 3 साल गाडरबारा SDM रहा, फिर 1 साल नरसिंहपुर प्रॉपर का SDM रहा। सेम कहानी यहाँ हुई इंदौर में। इंदौर में भी कलेक्टर साहब के लिखने पर मेरा इंदौर ट्रांसफ़र हुआ। इंदौर में 4 साल SDM रहा। इसके पश्चात फिर मैं 3 साल सचिव कृषि उपज मंडी रहा। मैं एग्रीकल्चर में चला गया डेपुटेशन पे। फिर भोपाल में निकुंज सर का एक दिन ऐसी फोन आया, पता नहीं किस नाम बताया, आप भोपाल आना चाहेंगे? मैंने कहा सर आ जाऊँगा। उन्होंने, उनके लिखने पर मेरा ट्रांसफ़र भोपाल हो गया।
मैं टीटी नगर का 1 साल एसडीएम रहा, फिर मेरा प्रमोशन हुआ और लगभग मैं 2 से 2.5 साल एडीएम भोपाल रहा। फिर उस समय तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर से एंटोनी डिसा सर, उनके पास चंद्रहास दुबे सर थे, बोले साहब इस लड़के को ले लीजिए, मैं जानता हूँ। उन्होंने मुझे नागरिक आपूर्ति निगम में ले लिया एज ए जीएम और मेरे वहाँ पोस्टिंग हो गई। फिर मैं 2 साल वहाँ रहा। इसके पश्चात 4 साल में मुख्यमंत्री सचिवालय में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी रहा और मुख्यमंत्री सचिवालय के बाद मुझे 2011 में 11 बैच मिला और मुझे आईएएस अवार्ड हुआ। लगभग 2 साल मुझे यहाँ हो गए हैं रायसेन में। 2 साल से मैं यहाँ कलेक्टर हूँ और यहाँ काम कर रहा हूँ। भार्गव जी, जो लोगों की अपेक्षा होती है, आप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और आपके मन में चूंकि आपने जो संघर्ष देखा है, आज आम आदमी आपसे प्रेरणा लेता है कि जरूरी नहीं है आईएएस कोई ऊपर से अचानक नहीं आते हैं, वो कड़ी संघर्ष और मेहनत के कारण आते हैं और परिश्रम ही बताता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। आज आप कलेक्टर रायसेन के रूप में है और रायसेन जिला बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। शुरू से रायसेन जिले को चैलेंज के रूप में अगर किसी को वहां अच्छी ट्रेनिंग देना है तो रायसेन भेज दिया जाता था। आपका कैसा अनुभव रहा है? क्योंकि रायसेन जिले में जब आप यहाँ कलेक्टर के रूप में आए थे तो यहाँ पर 5-7 बड़े दिग्गज नेता, यहाँ के सांसद से लेकर और विधायक और मंत्री तक बहुत दिग्गज नेता यहाँ पर हुआ करते थे। तो आपका कैसा अनुभव रहा है रायसेन जिले को लेकर? देखिए, मैं थोड़ा शुरुआत से आपको बताना चाहूँगा उपाध्याय जी। पहले जब हम लोग 96 में आए थे, मैं 95 बैच का हूँ, उस समय दौरा उस समय काम बहुत सारे, इतने ज़्यादा कुछ काम नहीं थे, तो दौरा हम लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे। मैं जहाँ जहाँ रहा, शायद ही है कि कोई भी सब डिवीज़न का गांव ऐसा है जो हमने नहीं देखा हो। वीक में 2 या 3 दिन ऑफिस में रहना, बाकी समय फील्ड में दौरा करना। दौरा बहुत होता था क्योंकि मेरे फादर पटवारी थे और इस विभाग को मैं बहुत ही बारीकी से मैंने देखा हुआ था कि लोगों की कहाँ किस तरह से परेशानी आती हैं। हम एक टास्क रखते थे कि भाई आज हमको ये काम करना है, इतने केस निपटाना है, दौरे पे जाना है, तो फूड की दुकान, राशन की दुकान ठीक चल रही कि नहीं चल रही, लोगों को राशन ठीक से, जो मैं आपको 6 नंबर की बात बता रहा हूँ, एक टास्क, एक होमवर्क करते थे, एक क्वेश्चनर बनाते थे कि हमें क्या पूछना है कि भैया आप राशन की दुकान पे गए तो लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उस समय मिट्टी का तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पहले शक्कर बहुत महंगी हुआ करती थी, लोग मार्केट से नहीं ले पाते थे, राशन की दुकान से लोग शक्कर लिया करते थे कि भाई इसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं, लोगों को शक्कर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उस समय हम लोगों के पास सीओ जनपद पंचायत का चार्ज हुआ करता था, तो डेवलपमेंट के काम भी हम लोग देखते थे कि भाई उस समय जैसे आप जानते हैं राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन चलता था, साक्षरता अभियान चला करते थे। क्योंकि आपने देखा जब मैं नरसिंहपुर में आया तो नरसिंहपुर प्रदेश का सबसे पहला साक्षर जिला घोषित हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े अभियान हम लोग किया करते थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी काम बिना कड़ी मेहनत के सफल नहीं होता और आप यकीन मानिए जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, किसी को देर से किसी को जल्दी, उसका फल उसको निश्चित रूप से मिलता है। शासकीय सेवा या कोई काम हो, मैं मानूंगा कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, मेहनती हैं, तो आपकी पूछ होगी, आपकी परख होगी, लोग आपको पसंद करेंगे। यदि आप काम करते हैं, आप काम नहीं करते हैं, नहीं पूछ, आप काम करते हैं, हर आदमी आपको लेगा, हर आदमी चाहेगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए क्योंकि काम करता है। रायसेन जिले के बारे में मैं और अपने कैरियर के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मेरा यकीन नहीं पूरा दृढ़ विश्वास है कि उनको हम लोगों से बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। वो भी फील्ड में काम करते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ हमको सीखने को मिलती है, उनके पास बहुत अनुभव होता है। जनप्रतिनिधि के साथ यदि आप बात करेंगे और बात करके आप समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और आप यकीन मानिए मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि के पास अनुभव के कारण बहुत सारी चीज़ फील्ड के बारे में वो आपसे सही बताएगा। आप जाकर के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, जनप्रतिनिधि सही बात करें, कहाँ काम होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तात्कालिक रूप से यहाँ पर एक लोक विधानसभा का चुनाव हुआ, मैंने चुनाव भी कराया और मुझे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सभी का पूरा सहयोग मिला। लेकिन हाँ, ये भी है कि हमने भी सुना, आप सुनिए और क्या सही है वो कीजिए। और जनप्रतिनिधि को यदि आप बताएंगे कि साहब मैं ये कर रहा हूँ और आप निष्पक्ष काम करेंगे, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी समाज का, किसी धर्म के लोग हों, वो आपका सपोर्ट करते हैं। और मुझे तो अभी तक 27 साल लगभग हो गया, पूरा सपोर्ट मिला, कहीं ऐसी कंट्रोवर्सी जैसी नौबत नहीं आई। ये किसान बाहुल्य जिला है, एग्रीकल्चर बहुत रिच है रायसेन की। यहाँ लगभग
अभी भी पूरे प्रदेश में ये 5वें नंबर पर गेहूं उत्पादन में रहा है। 6,53,000 मीट्रिक टन हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा कम्युनली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये जिला। मैं जब आया था तो लोगों ने बहुत कहा था कि भाई वहाँ दंगे बहुत होते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही और सभी समाजों का हमें ऐसा सहयोग मिला कि कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि यहाँ पर कभी कोई जाति या इस तरह के दंगे कभी यहाँ पर हुए हों। जी भार्गव जी, आपका लक्ष्य निर्धारित करके आदमी चलता है। जब आप कलेक्टर के रूप में आए थे तो आपने कुछ टारगेट बनाया होगा कि हमको इस दिशा में कुछ प्राथमिकता होती है कि हमको आपने स्वास्थ्य बताया, एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या है। रायसेन जिले में चूंकि कृषि प्रधान है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर है, लेकिन बच्चे पढ़ तो रहे हैं और रोजगार के मामले में भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। क्या आपकी योजना है? मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो मैं उसको बताना भूल गया। आपने लक्ष्य कहा था, इसलिए बीच में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोजगार मेले किए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर इतने ज़्यादा थे कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। एक नया एरिया तामोट में भी डेवलप हुआ है, एक नया छोटा सा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखा सेहतगंज के पास में पीपल खिरिया, वहाँ भी डेवलप हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक हम 3,79,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें जितने भी लोग हैं, तो जो यहाँ पर सेहतगंज के आसपास के लोग हैं, बाड़ी से लेकर के जब आप गोहरगंज जाएंगे, अब्दुल्लागंज जाएंगे, उसके आसपास जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने ट्राइबल इलाके हैं, मंडीदीप की जितनी भी इंडस्ट्री हैं, यदि आप कुछ टेक्निकल ले लें और मैक्सिमम नॉन टेक्निकल जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोकल लोग हैं। मंडीदीप में आज टोटल 27,000 वर्कर हैं। हमने एक सर्वे कराया था, जो हमको वैक्सीनेशन कराना था, और हमारा ये लक्ष्य था, सरसंघ का भी लक्ष्य था कि मजदूर हमारे प्रायोरिटी वर्ग में आते हैं, हम उनका 100% वैक्सीनेशन कराएं। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया, लगभग 27,000 मजदूर वहाँ पर हैं। यू कैन इमेजिन कि 27,000 में से 17,500 से 18,000 मजदूर लोकल केवल रायसेन, होशंगाबाद और नरसिंहपुर और इस जिले के मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। मजदूर के साथ साथ इसमें कुछ टेक्निकल लोग भी हैं जो हमारी इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है। और हमें इस बात की खुशी है कि हम इतने सारे लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर दिला पाए। अभी तामोट में भी एक प्लास्टिक पार्क है, वहाँ पर भी हम आप देखेंगे बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, यहाँ के बच्चे आप आइए प्लास्टिक पार्क में। यहाँ पर प्लास्टिक पार्क में जो अश्रु गैस छोड़ी जाती है, उसके इक्विपमेंट और गोला बनाते हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, वो बना रहे हैं। उनका रहना फ्री, उनका खाना फ्री, हम अपने बच्चों को इसमें बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सिलवानी का एक एरिया है जहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, प्रतापगढ़ और जैथारी। पिछले 2 सालों में वहाँ के 0% बच्चे वहाँ जाते थे। आज वहाँ के लगभग 600 से 700 बच्चे ऐसे हैं जो तामोट में हैं। वहाँ पर एक सागर ग्रुप वाले हैं, इनकी इंडस्ट्री है, राइस की इंडस्ट्री है, उसमें कर रहे हैं और तामोट में जा रहे हैं कि 600 से 700 बच्चों को हमने वहाँ रोजगार दिलाया, वह काम भी कर रहे हैं वहाँ पर। एक और सवाल, चूंकि आपने कृषि की बात करी है कलेक्टर साहब, रायसेन जिले में कृषि बहुत होती है। कोल्ड स्टोरेज का ये एक बात आती है कि टमाटर यहाँ बहुत होता है, मिर्च बहुत होती है, अभी बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण वो औने पौने दाम में बड़े ठेकेदार खरीद लेते हैं, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसको लेके आपकी कोई प्लानिंग है, क्योंकि रायसेन जिला बहुत बड़ा एरिया है? देखिए, रायसेन एग्रीकल्चर के मामले में आप जानते हैं बहुत रिच है। यहाँ पर गेहूँ, चना और धान की बहुत अच्छी फसल होती है। और धान में भी आप देखेंगे कि जो बासमती है, बासमती बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर होता है। दावत वालों ने अपना प्लांट लगाया हुआ है, उसमें 60% बासमती केवल रायसेन जिला देता है। बहुत ही फाइन क्वालिटी का बासमती यहाँ पर है। जो बाड़ी क्षेत्र है, बाड़ी क्षेत्र 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो टमाटर, यहाँ का टमाटर चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी जाता है। सीताफल है वो पूरा बॉम्बे जाता है यहाँ का। जो टमाटो है, उसमें हमने एक काम कोशिश की है, हमने लोगों को इस बात के लिए तैयार किया है कि यहाँ पहले देसी टमाटर लोग उगाते थे। देसी टमाटर में गूदा कम होता है, तो जो टमाटो की प्यूरी बनती है, केचप बनता है, अब हमने लोगों को शिक्षित किया, तो लोग अब हाइब्रिड टमाटर लगा रहे हैं। 6 लोग ऐसे हैं जिनको हम शासन के माध्यम से सब्सिडी दिला रहे हैं और वो मंडीदीप के पास अपना प्लांट लगा रहे हैं। चूँकि क्या मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ उनको
सुविधा है ट्रांसपोर्टेशन की भी, और वो केवल क्या काम करेंगे कि टमाटो की प्यूरी बनाएंगे और केचप बनाएंगे, ताकि जो टमाटर हमारा बाहर जाता है वो यहीं लोकल में जाए। टमाटर की फसल को हम बढ़ावा दे सकें, लोग अधिक से अधिक टमाटर उपलब्ध करा। और टमाटर का बीच बीच में कई बार जब मांग कम होती है तो इसका भाव बड़ा कम हो जाता है, उससे हमारे किसान भाइयों को बड़ा नुकसान होता है। तो कम से कम उस समय जो ये लोग हैं वो टमाटो उचित दाम पर खरीद सकें, और ताकि हमारे किसान भाइयों को उचित दाम टमाटो का मिले, और यहाँ एक इंडस्ट्री लगेगी तो कुछ लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा। ये हम प्रयास करें, और हमें उम्मीद है कि हम अगली साल इसको हम चालू कर देंगे। इसी तरह थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो सीताफल होता है वो देसी सीताफल होता है। हम हाइब्रिड सीताफल के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप हाइब्रिड लगाइए। हाइब्रिड में भी क्या होता है कि जो देसी सीताफल का जो होती है वो आंख बड़ी छोटी होती है, उसमें गूदा कम निकलता है, हाइब्रिड में ज़्यादा निकलता है। तो आपने देखा हो शादियों में या बाहर जो सीताफल की रबड़ी या सीताफल का जो पल्प होता है, तो लोग उसमें आगे आ रहे हैं। हमने एक नया प्रयोग किया है। एक गाँव है केवलाजिर और 2-3 गाँव, वहाँ पर यहाँ हमने टेस्ट कराया तो यहाँ की खेती केले के लिए बहुत ही उपजाऊ है। इस बार एक किसान हैं, वो हरियाणा के रहने वाले, यहाँ पर बस गए, जाट फैमिली से हैं। उन्होंने केवलाझर में 15 एकड़ केला लगाया, फ्रूटिंग हो गई है। आप उम्मीद करेंगे 1,15,00,000 रुपए में उन्होंने केला नहीं बेचा, खेत बेच दिए व्यापारी को 1,15,00,000 रुपए में। वो खेत 15 एकड़ खेत बेचे पूरे, जिसके केले, अब हो सकता है वो केला कैसा हो कैसे, बट उन्होंने तो 1,15,00,000 रुपए ले लिए उन्होंने जो है। जी। ये औद्योगिक क्रांति है, कहीं ना कहीं लघु उद्योग को बढ़ावा है, और खासकर एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। एक और कलेक्टर साहब, चूंकि रायसेन जिला अब डिफरेंट उसमें बसा हुआ, और एक समय, चूंकि आप भी खबरों में पढ़ते होंगे, एक समय ऐसी परिस्थिति बनती थी कि बरसात के समय में 100 से ज्यादा मौतें इसलिए हो जाती थी कि समय पे वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। और मेडिकल सेक्टर में, चूंकि चाहे बरेली हो, चाहे उदयपुरा देवरी हो, सिलवानी हो, बेगमगंज हो, सुल्तानगंज हो, नूरगंज हो, बहुत सारे ऐसे, सुल्तानपुर हो, ऐसे सेक्टरों में मेडिकल की सुविधा नहीं थी। चूंकि मेडिकल सेक्टर में भी आप उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में आपने बताया कि हमने बहुत कुछ प्रयास किया है। क्या हमारे यहाँ कुछ लोग पोस्टिंग का, एक बड़ी समस्या रहती थी, क्योंकि अभी कम हुई है आपके प्रयासों से, क्योंकि कलेक्टर साहब खुद रायसेन में रहते हैं, इसलिए उस पर कंट्रोल हुआ है। क्योंकि देवरी से लेके और बेगमगंज से लेके यहाँ अधिकारी कोई रुकता नहीं है, और अधिकारी अप डाउन ज्यादातर करते हैं, और उसके कारण शिक्षा प्रभावित होती है, मेडिकल सेक्टर प्रभावित होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित होता है। इसको रोकने के लिए आपने कुछ प्लान किया सर? देखिए, मुझे ये स्वीकार करने में उपाध्याय जी कोई आपत्ति नहीं है कि लगभग अभी भी 60% लोग, चूँकि भोपाल से यहाँ का रास्ता 1 घंटे का है, तो लोग चले जाते हैं, अप डाउन करते हैं। मैंने जब यहाँ आया बहुत प्रयास किया, कुछ सफलता भी हासिल की, बट बाद में जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी सफलता हमको इस बात के लिए नहीं मिल पाई। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ आए, आप जानते हैं कि ये 3 जिले हैं, सीहोर है, होशंगाबाद है और रायसेन है। यहाँ इन तीनों जिलों से नर्मदा जी बिल्कुल निकली हुई है। हमारे ढेर सारे गांव हैं जहाँ से नर्मदा जी निकली हुई है। एक बड़ी नदी और है बारना, जिस पर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ, आप जानते हैं। यहाँ बरसात के समय इसलिए समस्या ज़्यादा रायसेन में होती है कि जब तीनों नदियों में एक साथ बाढ़ आती है, तवा, बारना और नर्मदा जी में, तो समस्या ये आती है कि जब बरगी डैम के गेट एक साथ खुलते हैं, बारिश तेज आती है, उसी समय हम बारना का पानी निकालना पड़ता है, उसी समय तवा का पानी आता है। तो नर्मदा जी का जो पानी है उसका लेवल इतना ऊंचा होता है, बारना का जो पानी हमारा जाता है उसका लेवल बड़ा नीचा होता है, तो पानी जा नहीं पाता और बैक वाटर आ जाता है। बरसात में हमने अब इस बार, अब हमें मतलब इस बार नहीं, पिछले साल से भी हमने किया हुआ है कि देवरी में हमने 2 मोटर बोट रखवाई हैं। हमने इस बार पिछले 2 सालों में हमने 6 मोटर बोट खरीदी। देवरी में 2 मोटर बोट हैं, उदयपुरा में 2 मोटर बोट हैं, 2 मोटर बोट बरेली में और 2 मोटर बोट बाड़ी में है। पिछली बार इतनी भयानक बाढ़ आई होती कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमको आर्मी के हेलीकॉप्टर मिले, अन्यथा हमारे कम से कम 40 से 45 लोग नर्मदा जी की बाढ़ में बह जाते। भौंती एक गांव था, अचानक बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, तो चॉपर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सीहोर और यहाँ से चॉपर से उनको हम एयरलिफ्ट कराएगा और 40 लोगों की हम जान बचा पाए।
लेकिन अब हमने एक चीज पर और ध्यान दे रहे हैं कि चूंकि वर्षा जनित जो बीमारी होती है, कई बार लोग आ नहीं पाते हैं, तो हमारा एक सिविल हॉस्पिटल है बरेली, दूसरा सिविल हॉस्पिटल इस साइड में बेगमगंज, और तीसरा सिविल हॉस्पिटल है मंडीदीप। हमने यहाँ पर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमने 10 बेड का आईसीयू बरेली में है, 10 बेड का आईसीयू हमारा अब्दुल्लागंज में है, और 10 बेड का आईसीयू हमारे यहाँ है। हमने वार्ड भी बढ़ाए हैं, बेड भी बढ़ाए हैं, और चूंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी सौभाग्य से इसी जिले के हैं, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करके काफ़ी कुछ इक्विपमेंट दिलाए हैं, और डॉक्टर्स की यहाँ पर पोस्टिंग भी की हुई है यहाँ पर। तो हमने ये प्रयास किया है कि अब ये दिक्कतें नहीं आए। जो आदिवासी एरिया है वहाँ भी हम पिछले 1 महीने, जब बरसात आती है उसके पिछले 1 महीने से हम प्रयास करते हैं कि भाई पानी जो पीना है बिना क्लोरीन, बिना ब्लीचिंग पाउडर डाल के नहीं पीना है। जितने भी हमने एक अभियान चलाया, जितने कुएं थे जिसकी मुंडेर नहीं थी, क्योंकि ग्रामीण एरिया में अभी भी है कि वो हैंडपंप से नहीं लेते, कुएं से लेते पानी, उनकी सारी पक्की मुंडेर बनवाई ताकि बरसात का पानी उसमें नहीं जा पाए, गंदा पानी उसमें नहीं जा पाए। और हमने एक काम और किया है कि गांव-गांव एक मशीन लगा के रखी जो पानी की टेस्टिंग करती है, कि भाई बरसात में हम टेस्टिंग भी कराते हैं कि कहीं ऐसी नौबत नहीं आए। पिछले साल हमको दिक्कत गई थी, हमारा एक ट्राइबल विलेज है, गढ़ी के पास आता है, वहाँ पर हैजा फैल गया था, हमारी लगभग दो लोगों की इसमें डेथ हुई थी। तो हम इस बात में हमेशा बरसात के समय विजिलेंट रहते हैं कि कहीं अब इस तरह की नौबत नहीं आने पाएगी। कलेक्टर साहब, एक और रायसेन जिले से जुड़ी बड़ी समस्या है। आपके यहाँ रायसेन जिले में 3-4 हाईवे क्रॉस होते हैं, और वो हाईवे भोपाल की तरफ जाते हैं और रायसेन जिले से निकलते हैं। इनमें दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, और इसके पहले जब स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय उन्होंने कुछ राज्यसभा सांसदों से अप्रोच किया था, और हाईवे पे हर 50 किलोमीटर दूर पे एक फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, और ऐसी दुर्घटनाएं अगर होती थी तो उसको हमीदिया ले जाया जाता था। मेरी अभी कुछ राज्यसभा सांसदों से बात हुई जिन्होंने कहा अगर डिमांड आती है तो अपन करते हैं। तो क्या ऐसा कोई आपका भविष्य का प्लान है कि इन हाईवेज पे ऐसी गाड़ियां कोई एक सेंटर थाने में खड़ी हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचा सके इमरजेंसी के लिए? पाध्याय जी, देखिए अभी जैसा कि आप जानते हैं देवरी हाईवे पर है, उदयपुर हाईवे पर है, बरेली हाईवे पर है, बाड़ी हाईवे पर है, अब्दुल्लागंज हाईवे पर है, मंडीदीप हाईवे पर है। हमारे जो 108 की एम्बुलेंस हैं ये तो हर थाने में रहती हैं, बट अभी जो माननीय विधायक भोजपुर हैं आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, उन्होंने एक ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर वाली एक एम्बुलेंस दी हुई है। वो एम्बुलेंस हमारे पास आ रही है, और वो एम्बुलेंस को हम वहीं रखेंगे मंडीदीप में, जो इस तरह के पेशेंट के लिए है। हमने माननीय विधायक उदयपुरा से भी अनुरोध किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ऐसी एक एम्बुलेंस वो भी देंगे, और वो एम्बुलेंस हम बरेली में रखेंगे जिसमें वेंटिलेटर लगा होगा, जिसमें ऑक्सीजन भी होगी। पिछले साल इस तरह की एक एम्बुलेंस हमको स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी दी हुई थी, वो रायसेन में है। तो हम 4 जगह इस तरह की गाड़ियां रखेंगे। हम आपसे सहमत हैं कि यहाँ बहुत एक्सीडेंट हाईवे पर होते हैं, और लोगों की जान हम बचा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम कितने कम समय पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करा सकते हैं। उनको यदि हमको बाहर भेजना पड़ा भोपाल या हमारे अन्य हॉस्पिटल में, तो हम कितने कम समय में उनको वहाँ भेज सकें ताकि हम उनकी जान बचा सकें। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस हमारे पास ऐसी है, और जो अभी हमने 1 महीने पहले ये भी माननीय विधायक जी ने हमको दी हुई है। एक आखिरी सवाल, चूंकि हम चर्चा में आखिरी उसमें पहुंच रहे हैं, आपके बहुत सारे विजन होते हैं, बहुत सारा लक्ष्य बना के हम चलते हैं। जब आप रायसेन आए थे और आपने अपना 100% दिया है, वो यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के आम नागरिक आपके बारे में जैसा भरोसा रखते हैं उससे पता चलता है। अभी क्या ऐसा बचा है जो आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और ये करूँगा तो शायद और जनता को लाभ मिल सकता है? देखिए 2-3 चीज़ उपाध्याय जी, हर जिले की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। यहाँ पे एक एरिया ऐसा है जहाँ बहुत आयत में इंडस्ट्री है, बाकी मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत रिच है। हम लगातार किसानों, हमारे जो किसान भाई हैं, अब उनको 2-3 चीज़ में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी या मध्य प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है कि किसानों की आय एग्रीकल्चर से दोगुनी होनी चाहिए। किसानों, तो यहाँ अभी भी देखिए किसान 3 फसल लेते हैं। यहाँ प्याज भी होती है, यहाँ मिर्ची भी होती है, यहाँ टमाटर होता है। हम अपने किसान भाइयों से हमने बीच में बहुत कोशिश की, और
हम इसमें सफल भी रहे हैं कि हम केवल एक ट्रेडिशनल फसल के अलावा जो हम हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं उस पर भी जाएं। हमारे किसान भाई उन फसलों पर जा रहे हैं। आप देखेंगे जो सलामतपुर और बेगम दीवानगंज का एरिया, वहाँ लोग संतरे की फसल लगा रहे हैं, यहाँ अदरक भी लगा रहे हैं, यहाँ लोग हल्दी की फसल खेती में भी जा रहे हैं, यहाँ संतरे में भी जा रहे हैं, नींबू पे भी जा रहे हैं। यहाँ रायसेन में भी एक बहुत बड़ा करीब 50 से 60 एकड़ में बड़े बड़े फॉर्म हैं जहाँ पर जो थाई गुआवा है, थाई गुआवा लोग कर रहे हैं, संतरा भी उगा रहे हैं और सफ़ेद मूसली पे भी जा रहे हैं। तो लोग जा रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास है, चूँकि यहाँ इस चीज़ में बहुत स्कोप यहाँ पर है। मंडीदीप एरिया में इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही हैं और अच्छी बात है कि यहाँ पर बीच में कई इंडस्ट्री एरिया ऐसे थे जहाँ इंडस्ट्री सिक हो गई थी। मंडीदीप में बहुत कम रेशो है जहाँ इंडस्ट्री बंद हुई है, लगातार इंडस्ट्री चल रही है और बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्री यहाँ पर है जो लगातार चल रही है। चूँकि भोपाल बहुत नज़दीक है, ड्राई पोर्ट भी यहाँ पर है मंडीदीप में। चूँकि पैडी का रकबा बहुत ज़्यादा है तो कम से कम आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी उसकी चावल बनाने वाली बड़ी बड़ी मिलें हैं, दावत कई मिलें हैं, यहाँ से अरब कंट्रीज सीधा चावल जा रहा है, ईरान को भेजते हैं, सऊदी अरेबिया, इराक को ये लोग यहाँ से चावल जा रहा है। तो और लोग कुछ और लोग लगा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो धान की क्वालिटी है, जो पूसा ढेर सारी क्वालिटी है, जो नई नई वैरायटी आ रही है, पुरानी वैरायटियों में क्या हो रहा है कि उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज हो रहा है, कीड़ा जल्दी लग रहा है। तो नई वैरायटी हम दे रहे हैं ताकि जिसमें कीट कम लगे और कम से कम पेस्टिसाइड यूज उसमें हो। इसी तरह चने में हमने और मूंग, अभी आप देखिए 88,000 हेक्टेयर में यहाँ मूंग की फसल है। लगभग हमें उम्मीद है कि यहाँ पर 60 से 65,000 मीट्रिक टन मूंग आने की उम्मीद है। लगभग 10 क्विंटल पर हेक्टेयर मूंग की उत्पादन हमारा यहाँ पर है रायसेन जिले में। तो हम लोगों को समझा रहे कि देखिए हमको पेस्टिसाइड कम करना होगा, चाहे मूंग की फसल हो या चने की फसल हो। चने में यहाँ काबुली चना भी होता है, देसी चना भी होता है। तो हम किसान को इस तरह भी ले जा रहे हैं कि अब हम पेस्टिसाइड्स को छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आए, ऑर्गेनिक खेती पे आए। तो बहुत सारे हमारे साथी यहाँ से ऐसे हैं जो काला चावल, काला गेहूँ उगा रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि कम से कम हम गेहूं में या चावल में या चने में या जो दाल हैं, अरहर, आप जानते हैं अरहर बहुत तरह होती है रायसेन में, इसमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज हो। और चूँकि पेस्टिसाइड यदि कम होगा तो आप देखिएगा कि उनकी वह फसल जो ऑर्डिनरी दाम में बिक रही है मार्केट में, उससे 1.5 गुना दाम में वो बाहर बिकती है। तो लोग इस तरफ जा रहे हैं और हमारा प्रयास भी, और हम इस तरफ प्रयास भी कर रहे हैं। कनक साहब, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ी एक प्रजाति जनजाति है, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रायसेन जिले में भी है और अगर उसकी योजनाओं की बात ना की जाए तो मुझे लगता है कि अधूरा रह जाता है। ट्राइबल सेक्टर आपके यहाँ सुल्तानपुर इलाके में है, उसके बाद बाड़ी के पीछे वाला इलाका है और फिर सुल्तानगंज सिलवानी का सेक्टर है। इनके लिए कोई विशेष योजनाएं आपने? उपाध्याय, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट से बहुत सारी योजना चल रही हैं। एक सेंचुरी भी है। आप देखेंगे सुल्तानपुर से लेकर के सुल्तानपुर पूरा जो बाड़ी का इलाका है और बाड़ी से लेकर के जो कुछ सुल्तानपुर और बाड़ी के बीच का है, वहाँ पर ट्राइबल एरिया है। बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया सिलवानी में, पूरा प्रतापगढ़ एरिया में बहुत सारे हमारे ट्राइबल भाई हैं, जैथारी एरिया में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पर हमने लगभग आप देखेंगे कि अपने यहाँ 7,920 में हमने पट्टे दिए पहले चरण में। दूसरे चरण में भी हमने कुल मिलाकर के हम 22 से 23,000 लोगों को पट्टे दे चुके वन भूमि के, जहाँ पर वो काबिज थे। हमने प्रयास किया और हम उस प्रयास में सफल हो गए। 22,000 में से 17,500 लोगों को हमने मनरेगा से लाभ दिया, जिनको चाहे वो अपना कूप निर्माण करें, अपनी चूँकि वहाँ यदि पत्थर हैं तो उसको ठीक करें, बागड़ लगाएं। हम 17,000 लोगों को मनरेगा से पैसा दे चुके, उनको खेत ठीक करने के लिए, उनको कुआं खुदाई के लिए। क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल एरिया में यहाँ एक अच्छी बात इस ज़िले में है, नर्मदा जी का पानी है, कि पानी बहुत कम उस पर ज़मीन में, हाँ, कम गहराई पर पानी उपलब्ध है। तो वहाँ वो लोग कुएँ भी खोद रहे हैं
खेती भी कर रहे हैं और अच्छी खेती कर रहे हैं। केवल एक इलाका है हमारा ऐसा जहां हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, वो है सेंचुरी का इलाका, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे नियम, उसमें नॉर्म्स लागू होते हैं। बट उसमें भी हमने जो कोशिश की, जब आप जानते हो अब्दुल्लागंज का इलाका, कि उन लोगों को हम लोगों ने मंडीदीप से जोड़ा हुआ है कि आप मंडीदीप में आइए, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को मंडीदीप में पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ खेती भी कर रहे हैं, और जो मंडीदीप की जो इंडस्ट्री है वहाँ आकर के वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम भी कर रहे हैं और वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं मंडीदीप की इंडस्ट्रियों में भी जो है। कलेक्टर साहब, रायसेन जिला प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है और भोपाल के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर्यटन का भी बहुत अच्छे स्थल हैं, चाहे भीमबेटका हो, भोजपुर मंदिर हो, वारना डैम हो, आपका सांची ब्लॉक में भी सांची इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध स्थान है। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी आपने कुछ योजना बनाई है जो रायसेन जिले में और ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर सके? देखिए, ये इस जिले में 2 विश्व धरोहर हैं, आप जानते हैं, नेशनल हेरिटेज है, सांची है और भीमबेटका है। तीसरा हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुर को भी हम घोषित करा सकें, शामिल करा सकें। बीच में एक सर्किट हम लोगों ने कोशिश की थी बनाने की और हम उसमें कुछ सफल भी हुए हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो भोपाल आते हैं, तो हमने सर्किट ये बनाया था कि भीमबेटका, भोजपुर, सांची से विदिशा जिला है, लेकिन जो उदयगिरी गुफाएं वो एकदम लगी हुई हैं, सांची से लगी हुई। तो हमने पूरा एक सर्किट बनाया था कि जो दर्शक हमारे खजुराहो से आते हैं या जो दर्शक हमारे ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं वो आगे भोपाल आते हैं, तो अभी तक ये करते थे कि वो भोपाल में रुकते थे, यहाँ केवल सुबह आए शाम को घूम के चले गए, क्योंकि कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। सांची में 2 3 स्टार होटल भी बन रहे हैं, 1 से 2 महीने में दोनों चालू हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम और इको फॉरेस्ट में जो इको टूरिज्म है, इनके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि हम एक सर्किट डेवलप कर रहे हैं पूरा। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से भीमबेटकाओं में रॉक पेंटिंग है, रायसेन पूरा जिला भरा पड़ा हुआ है रॉक पेंटिंग के लिए। आप जानते हैं बहुत जगह कई जगह रॉक पेंटिंग साइपन है और कई अच्छी साइट्स भी हैं, कुछ अच्छे झरने भी हैं। सिलवानी में कुछ हम प्रयास करना चाह रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छा झरना है, इसको भी हमने प्रयास किया है, जो महादेव पानी है। अभी महादेव पानी को हम उस लेवल तक नहीं ला पाए कि उसका प्रचार प्रसार बहुत हो गया हो, केवल लोकल विदिशा, भोपाल और रायसेन के लोग जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। अब हम उसको इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि आसपास 5-7 जिलों में कम से कम उसका प्रचार प्रसार हो, और बारिश के अलावा बाकी समय चूँकि सूख जाता है, हमने वहाँ वृक्षारोपण भी कराया, तो प्रयास कर रहे हैं कम से कम 5 से 7 महीने उसमें पानी रहे और लोग वहाँ पर आए और एक प्राकृतिक सौंदर्य उसका लाभ लोग उसको उठा सकें। लेकिन जनता याद करेगी कि आपने जो काम किया है, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के बारे में आपने बात की, एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसानों के लिए आपने बहुत काम किया है और ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दूसरे जो हमारे अधिकारी यहाँ पर आएंगे उनको भी इस बात का एहसास होगा कि इस दिशा में काम किया जा सकता है। और रायसेन जिला हमेशा प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर बहुत सहयोगी हैं और ऐसे ही सहयोगी सरल कलेक्टर यहाँ मिल गए हैं, तो ये रायसेन जिले के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं साधना न्यूज़ के लिए डॉक्टर शशिधर उपाध्याय, रायसेन से, नमस्कार।